नमस्कार, भुक्कल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक उम्मीद और करता हूं कि आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देख रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 11th क्लास का जो यूनिट हम कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन जो है माना जाता है, क्यों? ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ को ही रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कंसीडर किया गया है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उनका अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डियर स्टूडेंट, चलो हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दी ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ जो हमने स्टडी किया था वो था फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन तरह के हमने जो है न्यूटन्स लॉ स्टडी किए थे, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को जो है कैसे अपने अंदर कंटेन करता है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ के अंदर है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ के अंदर है। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम ये कहें कि when no external force is applied on the object, when no external force is applied on the object, that is हम ये कहें कि हमारा F जो है इट इज इक्वल्स टू जीरो। F जो है हमारा क्या हो? जीरो। तो F अगर जीरो है तो वी कैन से दैट M इंटू A इज इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन से M इज इक्वल्स टू जीरो और A इज इक्वल्स टू जीरो। या तो मास जीरो होगा या फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी जाकर के जो है हम ये कह सकते हैं कि M इंटू A की वैल्यू जीरो हो सकती है। बट मास नेवर इक्वल्स टू जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो नहीं हो सकता। डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, और एक्सेलरेशन दो केस में जीरो होती है। एक्सेलरेशन दो केस में जीरो कब होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या फिर हम ये कहें व्हेन object is moving along straight line with constant velocity। ठीक है, with constant velocity। सो आपको ये पॉइंट यहां से कुछ समझ आ रहा होगा कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या ये कहें कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
या तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और ये क्या है, ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इसको हम ये कह सकते हैं so when no external force is applied on the object, the object may be at rest or doing uniform motion along straight line, ठीक है, which is, ठीक है, which represents या which is Newton's first law, which is Newton's first law। ठीक है, यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ये बात तो क्लियर होगी कि हमारा फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर कैसे है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम बात करते हैं अब थर्ड लॉ जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर कैसे है। ठीक है, इनको साथ साथ में नोट करते रहना, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। अगर नहीं बनाए हैं तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख के अपने नोट्स जरूर बनाइए, बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर ली, ए और बी बॉल जो है हमने कंसीडर कर ली। अब ए बॉल बी के ऊपर फोर्स लगा रही है कोलिजन करते हुए, और बी जो है ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, इनमें हम ये कह सकते हैं कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, बी एफ ए बी लिख दिया, एफ बी ए मैंने लिखा। इसको क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इसको मैं यहां लिख देता हूं, लेट एफ ए बी जो है ये क्या है, फोर्स ऑन ए बाय बी बॉल। ठीक है, फोर्स ऑन ए बाय बी बॉल, बी बॉल ने ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, यानी पहला काम ये हुआ, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्शन है। ये क्या है, हमारा एक्शन। और इस एक्शन की वजह से ए में क्या होगा, बी ने क्या किया, ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो इससे क्या होगा कि ए का जो है मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, लेट ड्यू टू दिस एक्शन, इस एक्शन की वजह से क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल, दैट इज ये हो जाएगा हमारा एफ ए बी विच इज इक्वल्स टू डी पी ए बाई डी टी, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर है, फोर्स ऑन ए बाय बी। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा लेट एफ बी ए जो है वो क्या है, ये है हमारा फोर्स ऑन बी बाय ए बॉल, और इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी सपोज करो रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की वजह से देखो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो बी का क्या हुआ होगा, कुछ मोमेंटम चेंज हुआ होगा।
तो वी कैन से दैट लेट ड्यू टू this force the change in momentum of बी बॉल, ठीक है, बी बॉल के अंदर जो है मोमेंटम में चेंज आएगा, उसको हम लिख सकते हैं दैट इज एफ बी ए इक्वल्स टू डी पी बी बाय डी टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एरो का साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो हम इन दोनों फोर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ये नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करते तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लिया करो। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हमने ऐड किया, यानी फोर्स ऑन ए बाय बी प्लस फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या आएगा, मोमेंटम चेंज ए पे था तो ए बॉल का मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डी पी बी बाय डी टी, और यू मे राइट इट एज डी बाय डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई ना किया हो, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया होगा तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, ठीक है, 0। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन change in momentum will be 0, change in momentum will be 0। so हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल्स टू, ये सब क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम 0 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, सो ये कह सकते हैं, और एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज equal and opposite reaction, which is Newton's third law। ठीक है, वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। सो ओवरऑल कंक्लूजन जो निकला, ओवरऑल कंक्लूजन क्या कहता है कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम अबो डिस्कशन we can say that second law is the real law of motion। second law is the real law of motion। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है आपका जो पेपर सेट किया जाता है, कोई भी टीचर पेपर सेट करे, काफी बार जो है ये टॉपिक उठा के दे देता है एज इट इज।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लीजिए। ठीक है, एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी। ठीक है, उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं और वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, ये चीज सीखेंगे आज हम। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनमें कौन कौन से फोर्स कहां लग रहे हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करें, ये चीज हम समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है और एक घोड़ा गाड़ी है अपने पास। ठीक है, ये सपोज करो इसमें ये कार्ट लगी हुई है। ठीक है, और एक इसके साथ में यहां एक कोई सपोज करो कि रस्सी बंधी होगी और यहां पे एक फोर्स बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ फोर्स है। हम फ्री बॉडी डायग्राम समझ रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे बॉडी नहीं है, कौन कौन से फोर्स है वो ही शो करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे घोड़ा है, उसका मास हमने स्मॉल m कह दिया। ठीक है, लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ हॉर्स और कैपिटल M जो है मास ऑफ कार्ट, मास ऑफ कार्ट। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल M है तो इसके ऊपर आप देखोगे कि कैपिटल mg वेट जो है इस कार्ट का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ये लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इसके ऊपर क्या लगेगी, एक रिएक्शन लगेगी। एक रिएक्शन सपोज करो मैंने यहां पे बना दी R1, एक रिएक्शन लगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहता है। और यहां पे हम ये कहें कि घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा यहां पे होगा तो उसका भी वेट होगा स्मॉल mg, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और इसकी रिएक्शन बनेगी ठीक उसके वर्टिकली अपवर्ड। उसको हम ऐसे बना लेते हैं और उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया रिएक्शन को। अब आप देखिए ये स्ट्रिंग लगी हुई है, घोड़ा जब जो है खींचेगा तो आप नोटिस कीजिए कि जब भी हम पैदल चलते हैं तो आपने देखा होगा अपने पांव की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ऐसी पोजीशन होती है अपने पांव की। तो हम क्या करते हैं, इस जगह से ऐसे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, ये फोर्स हमने ऐसे लगाया, इसकी रिएक्शन बनी R और ये एंगल हमने सपोज करो थीटा कह दिया, तो इधर क्या बनेगा R कोस ऑफ थीटा और इधर जो बनेगा वो बनेगा R साइन ऑफ थीटा, अगर R को हम इसको बनाते हैं। ठीक है, या ग्राउंड के साथ अगर लेते हैं एंगल, तो ग्राउंड के साथ जब एंगल, मोस्टली ग्राउंड के साथ एंगल लेते होते हैं, ये ग्राउंड के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा R कोस ऑफ थीटा। R जनरली किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू F है, इसको आप लिख सकते हो F कोस ऑफ थीटा। और इसका पर्सन का जो वेट है mg नीचे की तरफ। ठीक है, और इसकी रिएक्शन बनेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक्चुअली में मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो यानी कहने का मतलब फोर्स जो है आगे की तरफ जाने के लिए हम पर्सन भी जो है इसी तरीके से चलता है कि फोर्स इस तरीके से लगाता है सर्टेन इंक्लिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी घोड़ा जो है वो इस तरीके से एक इंक्लिनेशन पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ये सपोज करो F फोर्स इसने अप्लाई कर दिया, F फोर्स इसने अप्लाई किया, इसकी क्या बनेगी, रिएक्शन बनेगी। इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन बनेगी, उस रिएक्शन को मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर इस R रिएक्शन ने इसके साथ एंगल थीटा बनाया है तो R किसके इक्वल है, एक्चुअल में हमारा R बिल्कुल F के इक्वल होगा ये। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम इसको लिख सकते हैं F कोस ऑफ थीटा और इधर बनेगा F साइन ऑफ थीटा। ये हमने कंपोनेंट रिजोल्व करने सीखे थे वेक्टर में, वही काम आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि घोड़े के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। उसका वेट W इक्वल्स टू mg, उसकी वजह से रिएक्शन बनी R2 और जो फोर्स उसने लगाया उसकी रिएक्शन थी कैपिटल R और R को हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट्स में विच इज इक्वल्स टू F कोस ऑफ थीटा एंड F साइन ऑफ थीटा। ठीक है, थ्रेड बीच में बंधी हुई है तो घोड़ा जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक टेंशन बनेगी T और इक्वल एंड अपोजिट, टेंशन जिस स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है इक्वल एंड अपोजिट होगी। ठीक है, तो टेंशन बन गई इक्वल एंड अपोजिट कैपिटल T। ठीक है,
मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में एक फोर्स और रह गया। अगर ये घोड़ा गाड़ी चल रही है तो डेफिनेटली इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स यानी स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सारे फोर्स हैं जो इसको बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फोर्स हैं जो इसको बैलेंस किए हुए हैं। गर्मी में प्यास लग जाती है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, साउंड क्लियरिटी हो, इस सब के लिए फैन भी नहीं लगाते, गर्मी के अंदर वीडियो बनानी पड़ती है। चलो, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है तो इसी के बेस पे देखो सारी ये चीज बैलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंट अपोजिट है। R2 और R2 mg के इक्वल है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहां पे जो मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है? एफ कोस ऑफ थीटा की। ये जो T और T है ये आपस में एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो ये एफ कोस थीटा है ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब इस जगह पे, इस घोड़े पे और इस कार्ट के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, फोर्स पे हम अगर बात करें तो जो जो फोर्स है मेनली जिसकी वजह से मोशन हो सकती है उनकी बात कर लेते हैं। एफ कोस थीटा ज्यादा होगा डेफिनेटली तभी वो आगे की तरफ लेके जाएगा। एफ कोस थीटा ज्यादा होगा किससे? टेंशन से। टेंशन से ज्यादा होगा तो माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, ये याद रखना। फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। टेंशन भी फोर्स होता है। एक्शन, रिएक्शन, टेंशन, ठीक है, थ्रस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया है, ये सारे फोर्स हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते, बाकी जितने फोर्स हैं वो इसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ यहां पे एक ये फोर्स और जो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहे हैं वो हमारे काम के हैं, यानी एफ कोस थीटा, और यहां पे एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन इस हॉर्स के ऊपर। ठीक है, तो एफ कोस थीटा में से टी माइनस कर दिया। ठीक है, तो इक्वल टू फोर्स ही आएगा, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, जो भी एक्सेलरेशन होगी वो आ जाएगी, लेकिन मास किसका आएगा? हॉर्स का। ये इक्वेशन होगी। इसी तरीके से एक और इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरीके से ऑन कार्ट की अगर हम बात करें तो कार्ट पे भी कौन कौन से फोर्स लगेंगे? इक्वल एंड अपोजिट की बात करो तो यहाँ पे दो फोर्स आपको मेनली दिख रहे हैं। एक टेंशन है जो इसके इस तरफ खींच रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। तो हम इस पे P ज्यादा होगा ऑब्वियसली तभी वो उधर जाएगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और इसका जो एक्सेलरेशन है मास इंटू एक्सेलरेशन ए। जो एक्सेलरेशन हॉर्स की होगी वही इसकी होगी। ठीक है, लेकिन मास अलग है, मास इंटू ए। तो ये जो दो इक्वेशन है इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं भी एक्सेलरेशन क्या होगी। अच्छा, यहां से आप टेंशन की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए या इसमें से इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इस तरीके की होती है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये टॉपिक जो है आप लोगों को दे रखा है, इस पे क्वेश्चंस शायद ना मिले, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और उनमें आपको फिर ये फोर्स का जो है फंडा क्लियर होना चाहिए, कौन सा फोर्स कहां एक्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। और अगर इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है चाहे हो, तो आप कैसे करोगे? इसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, सिंपली इसमें इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कहा कि ये जो इक्वेशन है इसमें से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, या चाहो तो इसमें से। मैंने इसमें से t की वैल्यू निकाल ली और वो हो जाएगा हमारा कैपिटल M A प्लस F। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी F कोस ऑफ थीटा माइनस टी, दैट मीन्स कैपिटल M A प्लस F इक्वल टू स्मॉल m A। ठीक है, और यू मे राइट इट एज F कोस ऑफ थीटा और माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू, यहां पे ये जो कैपिटल M है उधर जाके कैपिटल M में उधर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो A जो है कॉमन आ रहा है, अंदर बन जाएगा M प्लस कैपिटल M। ओके, तो यहां से हमारी एक्सेलरेशन जो आ जाएगी, आप देख पा रहे हो ये एक्सेलरेशन आएगी F कोस ऑफ थीटा माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी हॉर्स एंड कार्ट की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है।
हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेमीज थ्योरम। हो सकता है बुक में आपको ये टॉपिक ना मिले, लेकिन ये टॉपिक हमारे काम आता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली मैंने देखा है कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर सेट होता है। तो इसको कैसे करेंगे और है क्या ये चीज, तो इसको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये मानिए कि हमारे पास एक बॉडी है ये, और ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। वर्ड मैंने यूज किया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी यहां पे फोर्स जो लग रहे हैं, नेट फोर्स इसके ऊपर जो आएगा 0। ठीक है, इसके ऊपर हम मानते हैं कि सपोज करो 3 फोर्सेस जो है इसके ऊपर एक टाइम पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 फोर्सेस जो है एक टाइम के ऊपर इसके एक्ट कर रहे हैं। ये है F1, ये है F2 और ये F3। लेकिन उससे हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में कब कहें? इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब है जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आए, 0 आए। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में तब हो सकती है जब वो रेस्ट में हो, या अगर वो मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही हो, उसको भी हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। अभी मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का जब कंसेप्ट आएगा तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं समझाऊंगा इसको, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं और उन पे कौन कौन से फोर्स कैसे, वो सब चीज बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ लेमीज थ्योरम बता रहा हूं। F1, F2, F3 ये 3 फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम की है, इसने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा है। तो लेमीज थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो समझिए। देखिए F1 फोर्स सपोज करो, इन 2 फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। ठीक है, और F1 और F3 के बीच का एंगल जो है सपोज करो है बीटा, और F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो हमने कह दिया गामा। ठीक है, अब लेमीज थ्योरम क्या कहती है? लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग इन इक्विलिब्रियम F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस। जो भी फोर्स आप उठाओ, जैसे मैंने ये फोर्स उठाया, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है तो F1 डिवाइड बाय में एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, अदर 2 ये है F2 और F3 के बीच का जो एंगल है, साइन ऑफ एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2। अब F2 है ये, तो अदर 2 फोर्सेस हमारे ये हो गए, इनके बीच का जो एंगल है उनका साइन ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू F3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2। F3 हमारा ये है, तो एंगल बिटवीन अदर 2 F1 और F2 यानी गामा। ठीक है, तो ये है हमारी लेमीज थ्योरम। ठीक है, इसमें इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ये तो चलो मान लिया आपको ये समझ आ गया, इससे तो समझ में आ गया। लेकिन कई बार अपने को क्वेश्चन ऐसा देता है कि ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। तो जैसे मैं एक कोई क्वेश्चन टाइप या सैंपल प्रॉब्लम टाइप लेकर के मैं इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करता हूं। जैसे सपोज करो सिंपल पेंडुलम का एक केस है। सिंपल पेंडुलम का एक केस है, सिंपल पेंडुलम का केस है। सपोज करो इसकी नॉर्मल पोजीशन जो है पेंडुलम की ये होती है, और पेंडुलम जो है अब इस टाइम पे ये इस सिचुएशन में है, यहां है। ठीक है, इसका मास होगा कुछ, तो इसका मास होने की वजह से इसका वेट जो है W=mg, ये हमेशा नीचे की तरफ लगता होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। एक फोर्स है जिसकी वजह से ये इधर और इधर यानी टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो एक फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा F। यानी जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, पेंडुलम जब हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे इसके ऊपर एक फोर्स F लग रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहां जाकर के पेंडुलम एक बार के लिए कुछ वेरी स्मॉल इंस्टेंट के लिए रुकेगा और फिर वहां से वापस आता है। जिस जगह पे वो स्मॉल इंस्टेंट के लिए रुकता है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कही जा सकती है। ठीक है, उस टाइम पे एक mg फोर्स हो गया। ठीक है, यानी उसका वेट, और एक फोर्स जो उसको उस तरफ लग रहा है, और एक इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लग रही होगी। बार बार वर्ड आ रहा है टेंशन। ठीक है, ये टेंशन वर्ड क्या है? देखो, टेंशन हमेशा किसके अंदर लगता है? ये किसी स्ट्रिंग में या वायर के अंदर लगता है।
स्ट्रिंग या वायर के अंदर, यानी जिसका ये कह सकते हैं कि डायमीटर बहुत ज्यादा कम हो, यानी नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, तो उसके अंदर जब हम उसको खींचते हैं तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं खींचने का, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन क्रिएट होती है, एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन, अब देखो आप साफ देख पा रहे हो कि इसमें 3 फोर्स जो है लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी मेंटेन हो रही है। ये 3 फोर्स से ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब यहां पे सपोज करो ये हमारा एंगल अगर थीटा है, अब हमें एंगल नहीं पता, लेकिन ये पता है फोर्स और mg एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर होंगे, ये तो 90 डिग्री है पक्का, ये 90 डिग्री। लेकिन अब टेंशन और फोर्स के बीच नहीं पता, टेंशन और mg के बीच नहीं पता, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? चलो मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। सपोज करो इसके ठीक वर्टिकल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, आप देखोगे जितना एंगल ये है ये पैरेलल लाइन होगी और इसको एक ये लाइन काट रही है, तो ये जितना एंगल है उतना एंगल थीटा ये, और ये कितना हो गया 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, शाबाश, कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। पॉइंट क्लियर हुआ, ये एंगल हमारा हो गया 90 प्लस थीटा। और अगर आप एक चीज और नोटिस करो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इसको आप देखिए ऐसे बढ़ा के देखिए, या चाहो तो आप 360 माइनस कर दीजिए 90 प्लस थीटा माइनस 90, तो ये एंगल इधर का भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से ये एंगल निकालना चाहो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है 90 प्लस थीटा है, पहले आप ये पुट करते जाओ। ठीक है, टेंशन डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, अदर 2 फोर्स और mg हो गया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 यानी 90 इक्वल टू, ठीक है, mg डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स, ये कितना हो गया, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब तीसरा फोर्स है F, इसके डिवाइड बाय में साइन ऑफ क्या एंगल आना चाहिए भाई, इसको देखो आपने आगे प्रोड्यूस किया था, आपने कहा था ये था एंगल थीटा, ये पूरा 180 था, ये पूरा 180 था, 180 में से थीटा माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहां लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इसको मैं अगर सोल्व करूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं t डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 1 होता है, mg डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो गया, 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो गया, इज इक्वल टू f डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा ही, क्योंकि साइन 180 माइनस या प्लस थीटा फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन ऑफ थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्वाड्रेंट मैंने वर्ड यूज किया 0, 90, 180, 270। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें सारे फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं, 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, यहाँ कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मतलब सारे फंक्शन, एस यानी साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये ही पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, टी यानी टेंजेंट और कोट, और सी है यानी कोस, कोस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे ये 180 माइनस थीटा था, 180 यहां है, माइनस थीटा करोगे, थीटा की वैल्यू होती है 0 और 90 के बीच में, तो 180 माइनस थीटा जाओगे तो यहां आ गई सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव हो सकती है, बाकी नेगेटिव होगी, तो ये साइन में था इसीलिए हमारा ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कहने का मतलब मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इन पे भी मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है इसको प्लीज अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को अपनी वीडियोस जरूर शेयर किया करो, देखने के बाद शेयर का बटन होता है वहां से आप शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स को, एक दूसरे को शेयर जरूर किया करो, बिना शेयर किए किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं
और कंपटीशन एक दूसरे के साथ में करना शुरू कर दीजिए। देखिए 6 महीने 7 महीने के आसपास जो है हम घर पे बैठे हैं, ये सोच के चलो कि स्कूल खुलेगा वहां जाकर के हम सारा सिलेबस करेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सारा सिलेबस हो भी जाएगा तो इस तरीके से होगा कि आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और ये जो चीजें आप कर रहे हो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये कहूं कि +1 तो +2 से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे लगभग 60% सिलेबस जो है हमारा +1 से आता है। और जो टॉपिक खास करके अभी हम कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, आगे जो और 2 यूनिट पढ़ेंगे वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं मेरे लेक्चर्स को आप सीरियसली लेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि 5-7 लोगों को जो है अपना चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो मेरे चैनल को एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और मेरी बात भी समझ में आई होगी और आप लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करवाओगे। ठीक है, गुड लक।